So coming to the point, let to discuss introduction to logic. ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी वजह से मैंने स्लाइड में बनाया है। सही है, चलो एक बात याद रखें, लैंग्वेजेस क्या होती है और इनफॉर्मल पॉलिसीज क्या होती है, इसकी पहले बात करते हैं। इसके बाद हम क्लास की वो वीडियो भी चलाएंगे और इस पे हम डिस्कशन भी करेंगे। सही है, लेकिन पहले बात करते हैं पॉइंट पे कि क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज एंड व्हाट इज इनफॉर्मल पॉलिसी। दिस इज टू इंपॉर्टेंट टॉपिक। लैंग्वेज तो आप जानते हैं, लैंग्वेज हमारे साथ क्या चीज होती है। लैंग्वेज हमारे साथ वो चीज होती है जब दो बंदे आपस में एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन आइदर स्पोकन और रिटन वो शेयर करते हैं, तो वो क्या होते हैं, दिस इज एक्चुअली लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या है, चलो आते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज? Generally, language is the method of human communication. Communication is what? The exchange of information between two persons or more. जब दो बंदे या दो से ज्यादा बंदे आपस में अपने थॉट्स जो है एक्सप्रेस करते हैं, पेश करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? This is actually communication. And the method of human communication is language, which may be spoken or written. याद रखिए, स्पोकन भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। Consisting of the use of word in a structured and conventional way, जो कि एक क्या होते हैं, स्ट्रक्चर वे में होते हैं या कोई कन्वेंशनल वे में होता है। जिस तरह आप कहते हैं ना, कोई बात आप जो करते हैं तो वो बात ऐसी होगी कि दूसरों के लिए अंडरस्टैंडेबल भी हो, तो इसी वजह से ये स्ट्रक्चर वे में होता है। आपने स्ट्रक्चर सेंटेंस के बारे में पढ़ा है ना, तो इसी तरह ये क्या होते हैं, दिस इज एक्चुअली स्ट्रक्चर वे। कन्वेंशनल वे मतलब रिवायती अंदाज में जो लोग बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो करते हैं, दिस एक्चुअली कम्स इन लैंग्वेज। तो आपने जाना कि लैंग्वेज कितने किस्म के होते हैं। लैंग्वेज जो कम्युनिकेशन, ह्यूमन कम्युनिकेशन होते हैं, दो तरीकों से होते हैं, स्पोकन और रिटन। इसको हम कहते हैं वर्बल और नॉन वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन। सही है, सिंबल के जरिए से भी कम्युनिकेशन होती है, जिसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चलो लॉजिक में इसको कैसे डिफाइन करते हैं। लॉजिक जो है ना, वो तो एक्चुअली दिस इज एक्चुअली द सेंस ऑफ आर्गुमेंटेशन और सेंस ऑफ रीजनिंग, इसको हम कहते हैं ना। और इसमें हम किसी स्टेटमेंट को या तो ट्रू कंसीडर करेंगे या फॉल्स कंसीडर करेंगे। सही है ना, ऐसा है ना। स्टेटमेंट दो तरीके से नहीं हो सकते, मतलब ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो, एक चीज होगा, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये लॉजिक है। चलो, in term of logic, language has an indefinite number of uses in addition to the communication of information. इसमें multiple number of uses होते हैं और हम जो बात कम्युनिकेट करने जा रहे हैं वो दूसरे के लिए क्या हो, अंडरस्टैंडेबल हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जो आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो आर्गुमेंटेशन को पेश कर रहे हैं या जो डायरेक्शन दे रहे हैं, ये सारा कुछ किस चीज में आते हैं? लैंग्वेज के ज़मरे में आते हैं। ये बात याद रखिए। सो पहले आप लैंग्वेज को जानें, फिर हम आते हैं व्हाट इज डिफरेंट फंक्शन ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सही है, ये टू द पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो टॉपिक्स है मैं आपको वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये बात याद रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। लैंग्वेज की काफी फंक्शंस हैं, लेकिन आपके सिलेबस के लिहाज से सिर्फ 3 फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। दिस इज कंसिडर्ड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लैंग्वेज आल्सो। हालांकि ये 3 से ज्यादा है, लेकिन आपके सिलेबस के लिहाज से जो है ना वो 3 है, तो इसी वजह से हम डिस्कस करेंगे ओनली 3 काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज जो है वो 3 अक़साम की है। कितने अक़साम की है? 3। सबसे पहले आपको थोड़ा सा इलाबोरेट कर दो, चलो फिर बाद में हम इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन द फर्स्ट टाइप इज एक इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज फंक्शन। व्हाट इज दैट? इसमें हम किसी को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। सही है, कोई इंफॉर्मेशन जो हम देना चाहते हैं ना, इसमें किसी को इन्फॉर्म किया जाता है। मतलब अगर कोई कहता है दिस बॉय इज टैलेंटेड, ये बॉय जो है ना टैलेंटेड है, तो आप किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं इस बॉय के बारे में। सही है ना। अगर आप ऐसे कहते हैं कि मतलब इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड, के बाहर जो है ना बूंदाबारी हो रही है, और आप कहते हैं कि इट इज हेवीली ड्रिजलिंग आउटसाइड, तो ये जो हेवीली ने आप एम्फसिस कर रहे हैं, मतलब आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन आप ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि मतलब जो बर्फबारी है ना, बाहर जो ओले पड़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, बारिश हो रही है। सही है ना। ये क्या बात है? दिस इज एक्चुअली यू आर गोइंग टू इन्फॉर्म समवन।
सही है, दिस इज इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज। हम एलाबोरेट करेंगे। एक्सप्रेसिव में आप अपने थॉट को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, इसमें किसी की फीलिंग को इवोक किया जा रहा होता है। और ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज फंक्शन जो है ना, लिटरेचर, पोइट्री, इसमें काफी अहम है। ये इसमें आती है, मतलब आप जो अपनी फीलिंग को पेश कर रहे होते हैं ना, और किसी की फीलिंग को इवोक कर रहे होते हैं, दिस इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज फंक्शन। मतलब कोई थॉट जो आप पेश कर रहे हैं, इससे किसी की फीलिंग भी इवोक हो रही होती है। जिस तरह एक राइटर है, वो एक स्टोरी लिखता है, तो स्टोरी को उस तरीके से वो लिख रहा होता है कि मतलब आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं उसी उधर हूं। जैसे वो हिस्ट्री ऑफ एशिया के बारे में लिख रहा है और महमूद गजनवी का कोई किस्सा है, सही है ना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आप भी उसी के साथ हैं। वो उसकी राइटिंग में ऐसी कैपेबिलिटी होती है। दिस इज एक्चुअली लिटरेचर, जो किसी की फीलिंग को इवोक करे। इसी तरह पोएट्री में भी है, सही है ना, बिल्कुल आपको ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल आपकी फीलिंग जो है ना उसके साथ बिल्कुल मैच हो रहे होते हैं, इंप्रेस होते हैं। या कोई जो है स्पीकर जो है वो अपना स्पीच दे रहा होता है, तो वो इस तरह अंदाज में दे रहा है कि बिल्कुल आपको रियल सिचुएशन में ले जाते हैं। दिस इज आल्सो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज फंक्शन। तो ये स्पोकन भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं, दोनों तरह से, लेकिन इसमें किसी की फीलिंग जरूर इवोक होगी, ये बात याद रखिए। इसके अलावा डायरेक्टिव लैंग्वेज फंक्शन में क्या होता है, इसमें डायरेक्शन दी जाती है, सही है, मतलब कोई कमांड होती है, कोई रिक्वेस्ट होती है, ऐसी किस्म की लैंग्वेजेस है। जिस तरह आप किसी को कहते हैं डू इट, दिस इज द कमांड, ये आते हैं डायरेक्टिव लैंग्वेज फंक्शन में। दिस इज वेरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो ये बात याद रखिए, अगर आप किसी को कहते हैं कि डोंट स्मोक, तो ये ऑर्डर है। अगर आप ऐसे कहते हैं प्लीज डोंट स्मोक, वही जुमला है, सिर्फ शुरू में आपने प्लीज लगाया तो रिक्वेस्ट बन गया। तो दोनों डायरेक्शन में आ रही है। किस चीज में आ रही है? डायरेक्शन। या स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया, आपने इस तरह कहा, दिस इज आल्सो डायरेक्शन। अगर आप प्लीज का इजाफा करें तो वो किस चीज में आएगी? रिक्वेस्ट में। तो डायरेक्टिव लैंग्वेज फंक्शन, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज फंक्शन, इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज फंक्शन, इसका बेसिक कंसेप्ट जो है ना वो एक्चुअली ये है। ये ज़हन नशीन करने की सिर्फ कोशिश करें, ये काफी अहम टॉपिक है। तो इसी वजह से ये बात याद रखें, इससे बात करने से पहले उसकी कंसेप्ट आपके ज़हन में होनी चाहिए। अभी हम इसको मजीद इलाबोरेट करते हैं तो आपको पता चलेगा व्हाट इज दैट एक्चुअली। चलो, बिल्कुल, जो कमांड है रिक्वेस्ट है दोनों तरह की, सही है। मतलब किसी को डायरेक्शन आप तब देंगे जब आप इसको कोई ऑर्डर दे रहे हैं या आप इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी बात से मना कर रहे हैं, ये भी डायरेक्शन में आ रही है। ये बात याद रखिए, सही है। तीनों तरह की जो कंसेप्ट है वो तो आपने थोड़ा सा ग्रास्प किया ना। अभी हम आते हैं मजीद फर्दर इसको एलाबोरेट करते हैं। इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज फंक्शन में क्या होते हैं, अभी इसको देखें, जो मैंने कहा वही चीजें हैं। The informative function actually affirm or deny preposition as in sense or statement of facts. Furthermore, the informative use of language applies to written and spoken language that can be determined as true or false. As well as informative language is often seen in analytical reports, description, argument, and everyday speech. Most informative use of language are declarative statement. For example, a person uses informative language when they are making a statement that provide information or that add emphasis onto known information. If the person who says the sky is blue is using language to inform other about a known fact. वही बात है जो मैंने इससे पहले एक्सप्लेन की कि मतलब इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज फंक्शन में वही कुछ चीज होती है कि कोई प्रीपोजिशन जो है ना, या तो इसको एफर्म की जाती है या उसको डिनाई किया जाता है, सही है ना। मतलब अगर आप ऐसे कहते हैं द स्काई इज ब्लू, तो ये आप एक नॉन फैक्ट के बारे में बता रहे हैं। अगर आप कहें दिस बॉय इज टैलेंटेड, ये भी किसी क्यों आप डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, सही है ना, कि मतलब ये टैलेंटेड है। आप ऐसा भी कह सकते हैं दिस बॉय इज नॉट टैलेंटेड, तो आप डिनाई कर रहे हैं। तो इसी वजह से किसी इंफॉर्मेशन को जो प्रीपोजिशन, इन टर्म ऑफ प्रीपोजिशन अगर हम इस्तेमाल करना चाहे तो या तो वो उसको अफर्म करते हैं या उसको डिनाई करते हैं। बस समझ में आ रही है। इसके अलावा एक बात याद रखिए, ये एक स्टेटमेंट हुआ। इसके बाद एक बात याद रखिए, ये रिटन में और स्पोकन दोनों तरह से ये इस्तेमाल हो रही है। रिटन में भी हो सकते हैं और स्पोकनली भी आप इस तरह कह सकते हैं, सही है ना। जिस तरह एवरीडे स्पीच में या एनालिटिकल रिपोर्ट में मल्टीपल जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है, मतलब किसी को इन्फॉर्म की जाते हैं ना। जिस तरह एक डिपार्टमेंट दूसरी डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो वो थ्रू क्या करेगा,
रिपोर्ट भेजेगा, लेटर भेजेगा, सही है ना, मेमोज भेजेगी, उसको क्या करेगी, उसको इंफॉर्मेशन देने के लिए एक स्टेटमेंट रिटन में भेजेगा, सही है ना। दिस इज आल्सो इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन बिकॉज वन डिपार्टमेंट इज इन्फॉर्मिंग द अदर। समझ में आ रही है। इसके अलावा अगर हम डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट में इसकी एग्जांपल लें तो ये तो सिंपल सी बात है, किसी नॉन फैक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन होगी या उस पे एम्फेसिस होगा, उस पे जोर दिया जाएगा। जिस तरह मैंने आपको कहा कि कोई कहता है कि बारिश हो रही है, ये एक नॉन फैक्ट के बारे में बताते हैं और आप देखते हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन अगर वो ऐसा कहे कि बहुत तेज बारिश हो रही है तो ये बहुत तेज एम्फेसिस कर रहे हैं, स्टेटमेंट पे क्या कर रहे हैं, मतलब जोर दिया जा रहा है ना। तो ये हमारे साथ क्या बात है, दिस इज एक्चुअली इन्फॉर्मिंग अदर, सो दिस इज इन्फॉर्मेटिव लैंग्वेज फंक्शन। समझ में आ रही है, समझ तो रहे हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से ये टॉपिक मैंने इस जगह पे इस तरह पेश किया। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज फंक्शन में क्या बात होती है, वही बात है जो मैंने इससे पहले बयान किया कि रिपोर्ट करते हैं फीलिंग्स और एटीट्यूड ऑफ द राइटर और स्पीकर और ऑफ द सब्जेक्ट और इवोक फीलिंग इन द रीडर और लिसनर। ये नॉर्मली ये ऐसा होता है, जो इससे पहले मैंने आपको बताया भी है कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज फंक्शन में क्या होते हैं, इसमें किसी की फीलिंग को इवोक किया जा रहा होता है और वो फीलिंग जो है ना, एक राइटर भी किसी की फीलिंग इवोक कर सकता है। ट्रू लिटरेचर राइटिंग, हर राइटिंग जो है ना लिटरेचर नहीं होता, याद रखें। अखबार आप उठाते हैं, दिस इज नॉट लिटरेचर। लिटरेचर वो राइटिंग होती है जिसमें उस बंदे के ऐसे जज्बात शामिल होते हैं जो आपकी फीलिंग पे असर करें, आपके एहसासात को उजागर करे, दिस इज लिटरेचर। बाकी चीजें जो है ना लिटरेचर में नहीं आती, आप किस्म की जो रिटन स्टेटमेंट होती है, ये बात याद रखिए। तो ये जो है ना लिटरेचर जो है या पोएट्री जो है, दिस कम्स इन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज फंक्शन। समझ में आ रही है, ये किस चीज में आती है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज फंक्शन के ज़िम्मे में आती है। मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, फीलिंग और एटीट्यूड और व्हाटएवर, ये जितने भी ये सारे डिस्कोर्स है, ये क्या होती है, ये आती है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज फंक्शन में। जिस तरह एक मिसाल है, शेक्सपियर ने एक पोएम लिखी है किंग्स लेयर लिमिट में, वो कहता है राइटनेस इज ऑल। मतलब राइटनेस से इधर पे मुराद है कि हर चीज के लिए एक जवाल है, एक खास उम्र तक वो पहुंचती है। जिस तरह इंसान जो है ना वो छोटा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है, दिस इज राइटनेस टू ऑल, सबके लिए जवाल है। इसका मतलब ये है, अगर हम लफ्जी मानों के बजाय इसकी स्टेटमेंट को देखें तो उसकी ये पोएम जो इसके बारे में है, वो किसी हर शख्सियत के बारे में वो बताते हैं, तो हर एक की फीलिंग इसमें शामिल है। अगर बूढ़ा भी इसको देखे तो उसको याद आ जाएगी अपनी जवानी, अगर जवान देखे उसका अपना बचपन याद आ जाएगा, बच्चे देखते हैं तो उसको फर्दर जो नेक्स्ट कमिंग जो इवेंट्स आ रहे हैं उसके बारे में पता होगा। तो ये इसी किस्म की पोएट्री जो है ना, दिस कम्स इन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज फंक्शन। समझ में आ रही है बात। इसके अलावा जो चार्ल्स डिकन है, द फेमस इंग्लिश राइटर, इसके बारे में मैंने मिसाल दी है। ये सेकंड ईयर इंग्लिश की बुक में इसकी एक नावल शामिल था जिसका नाम था द ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ये काफी फेमस राइटर है। वो चार्ल्स डिकन क्या कहता है, ये इन टर्म ऑफ प्रीपोजिशन अपनी पोएट्री को बयान करता है, अपने रिटन एक्सप्रेशन को पेश करता है। कहता है, देखिए दिस इज आल्सो ए कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। किस तरह, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। वो एक दफा तो टाइम के बारे में बेस्ट कहता है कि ये अच्छा टाइम था, लेकिन दूसरी सेंटेंस में आप देखें वो टाइम को डिनाई कर रहा है कि मतलब ये बुरा टाइम भी है। तो ये जो सेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, इस दूसरी सेंटेंस को देखे, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलनेस। तो ये इन टर्म ऑफ लॉजिक ये सब कुछ कह रहे हैं। ये लॉजिक तो है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के मतलब कोई स्टेटमेंट जो है ना वो या तो ट्रू हो गया फॉल्स हो गया, तो वो सिचुएशन के बारे में बताता है कि ये जो है ना एज ऑफ विजडम भी हो सकती है या था, और एज ऑफ फुलनेस भी है। सही है ना। अभी इसकी ताड़ जो शामिल है ना, ये कौन समझेगा, जो रीडर है उसकी थॉट पे डिपेंड कर रहा है, वो उसको किस अंदाज से ले रहा है। लेकिन असल में जो पोएट का असल में जो इधर पे मकसद था, उसका मतलब ये है कि अगर दुनिया में अच्छे लोग हैं तो दुनिया में बुरे लोग भी हो सकते हैं। सही है ना। अगर दुनिया में टैलेंटेड लोग हैं तो अनटैलेंटेड भी हो सकते हैं, ऐसा है ना। तो इसमें किसी की फीलिंग को इवोक की जा रही है ना। सो दिस कम्स इन व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव। इसके अलावा ये सारे कुछ जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। आते हैं जिस तरह हमने एक्सप्लेन की डायरेक्टिव लैंग्वेज फंक्शन, इसके बारे में मैंने आपको सिर्फ बताया
कि ये ऐसी किस्म की लैंग्वेज है जिसमें किसी को डायरेक्शन मिलती है, हिदायत मिलती है। और डायरेक्शन कितने किस्म के होते हैं? दो, या तो कमांड शक्ल में होगी या रिक्वेस्ट में होगी। चलो पढ़ते हैं। वो लैंग्वेज जो कि पर्पस ऑफ कॉजिंग में इस्तेमाल होती है, किसी चीज को, किसी एक्शन को प्रिवेंट भी किया जा रहा होता है, किसी को प्रोवाइड भी किया जा सकता है, या किसी को ऑर्डर भी दी जा सकते हैं। द डायरेक्टिव फंक्शन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन कमांड एंड रिक्वेस्ट। सही है ना? जिस तरह कमांड एंड रिक्वेस्ट में किस तरह इस्तेमाल हो जाती है, अगर हम इसको नॉर्मली ले तो कोई चीज जो है ना, डायरेक्टिव लैंग्वेज फंक्शन इन टर्म ऑफ लॉजिक जो है ना, इज नॉट नॉर्मली कंसिडर एज ट्रू और फॉल्स। सही है ना? वेरियस लॉजिस्ट जो है ना इसको बोलते हैं कि ये जो है ना, जो कमांड हम कहते हैं ना, दिस एक्चुअली कम्स इन डायरेक्टिव लैंग्वेज फंक्शन। हम किसी को डायरेक्ट कर रहे होते हैं। किस तरह? एग्जाम्पल ये है कि अगर आप किसी को कहते हैं क्लोज द विंडो, इस फंक्शन की अगर हम एग्जाम्पल ले तो ये क्लोज द विंडो क्या है? कमांड है, ऑर्डर है। तो ऑर्डर में कमांड में ऑर्डर आती है ना। तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसा ले ले कि दूसरी एग्जाम्पल, तो वो क्या है? यू आर स्मोकिंग इन नॉन स्मोकिंग एरिया। मतलब किसी को बता रहे हैं कि ये स्मोकिंग एरिया नहीं है। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि डोंट स्मोक हियर बिकॉज दिस इज नॉट, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर। आप इसको इस तरह कह सकते हैं। तो ये क्या है? डायरेक्शन मिल रही है। लेकिन अगर इसके बजाय आप ये कहें कि प्लीज डोंट स्मोक, ये रिक्वेस्ट में आती है। तो ये दोनों तरह के जो लैंग्वेजेस है, या दोनों तरह के जो एग्जाम्पल है, सॉरी, ये सारे कुछ जो है ना डिक्लेरेटिव लैंग्वेज फंक्शन में आती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में ये टॉपिक शामिल है, इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सही है? प्लीज ज्यादा, काइंडली, प्लीज। सही है? आप इसको कहते हैं काइंडली ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये भी एक रिक्वेस्ट है। सही है ना? प्लीज भी आ सकती है, प्लीज डू इट फॉर मी, आप इस तरह कह सकते हैं ना। तो ये हमारे साथ किस किस्म की लैंग्वेजेस में आते हैं? डायरेक्टिव लैंग्वेज फंक्शन में। सही है? अभी हम आते हैं इनफॉर्मल पॉलिसीज की तरफ, रेलेवेंस, एम्बिग्विटी एंड वीक इंडक्शन की तरफ। हमारा टॉपिक तो है इनफॉर्मल पॉलिसीज, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पॉलिसीज व्हाट एक्चुअली पॉलिसी इज? पॉलिसी असल में कहते हैं इल्यूजन को, मिसलीडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को, या जो इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वो असल में आपको ऐसा लग रहा होता है कि मतलब वो मिसलीड हो रहा होता है। अभी इसकी एग्जांपल आएगी। लेकिन पॉलिसीज का सिनोनिम जो अगर हम ले ले, दिस रिटन इन दैट पॉलिसीज, व्हाट इज दैट? इसमें होता यह है कि a policy is a false conclusion derived from an invalid or misleading argument, either through invalidity of the argument form or through deliberately or accidentally misleading rhetoric or faulty reasoning. ये बात याद रखिए। इसमें बात यह है कि पॉलिसी हमारे साथ एक फॉल्स कंक्लूजन से डिराइव हो सकती है। और फॉल्स कंक्लूजन तब आता है, मैंने इससे पहले जो प्रेमिसेस कंक्लूजन में हमने पढ़ा था कि अगर आपके साथ क्या हो, प्रेमिसेस जो है वो इनवैलिड हो, तो इंफॉर्मेशन क्या होगी? मिसलीड होगी। कंक्लूजन इसका जो आएगा, इसी इनवैलिड आर्गुमेंट की वजह से वो मिसलीड हो रहा होगा। सही है ना? सही कंक्लूजन नहीं आ सकेगा। तो इसकी जो मिसाल है, ये इनवैलिडिटी ऑफ द आर्गुमेंट की वजह से ये हो सकती है जो पॉलिसीज होते हैं। इसके अलावा ये एक्सीडेंटली भी, रिटोरिक लगातार भी हो सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा है कि जब आप आर्गुमेंट पेश करने जा रहे हैं, करते हैं, कोई भी आर्गुमेंट आप पेश करते हैं, इसमें किसी किस्म की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। रिटोरिक फन इसमें नहीं होना चाहिए कि मतलब आप एक बात कह रहे हैं और उस बात को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, या आप इसमें कोई कमांड नहीं दे सकते। आप जज को ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब डू इट, ये मेरे लिए करो, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा। सही है? आप कोई कमांड नहीं दे सकते। तो इसी तरह ये रिटोरिक फंक्शन जो है ना, ये भी पॉलिसीज का मतलब काज होती है। ये बात याद रखिए। पॉलिसीज एक्चुअली इल्यूजन। अब इसके एग्जांपल आएगी, आपको पता चलेगा। इसका मतलब है एड होमिनिम अगेंस्ट द पर्सन, किसी पर्सन के खिलाफ अगर आप कोई आर्गुमेंट पेश करते हैं। ये एड होमिनिम जो है ना, दिस इज ग्रीक टर्म, ग्रीक टर्म है, और इसका मतलब असल में है अगेंस्ट द पर्सन। अब जितनी भी फिलॉसफी जो आप पढ़ते हैं ना, ये असल में सबसे पहले जो आती है वो ग्रीक से आती है, एथेंस से। सही है?
तो एक बात याद रखिए, ये ग्रीक टर्म है, इसका मतलब है कि फालिसिस की काज जो होते हैं वो किसी की पर्सन के खिलाफ भी हो सकती है, अगेंस्ट द पर्सन। मतलब जो जजमेंट देने वाला होता है ना, अगर वो किसी के बंदे के साथ अपना जातियात करती है, उसकी जातियात हो गया, तो वो क्या करता है, इसके लिए टर्म इस्तेमाल होते हैं इस किस्म की पॉलिसी की वो नतीजा जो है ना उसके हक में जा रहा होता है, लेकिन जजमेंट वो उसके हक में नहीं देते। दिस इज कॉल्ड एन इल्यूजन आल्सो। ये इल्यूजन हुआ ना, उस पर्सन के खिलाफ हुआ, हालांकि वो हक पे था, लेकिन जो जजमेंट देने वाला था वो उसके हक में फैसला उसने नहीं दिया। दिस इज आल्सो पॉलिसी मिसलीडिंग द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को मतलब मिसलीड किया और कहा कि बस ये ऐसा है, सही है ना। दिस इज एड होमिनम। इसके अलावा दूसरी बात है अपील टू इग्नोरेंस। ये भी पॉलिसीज में आती है, सही है। अपील टू इग्नोरेंस में ये होती है कि मतलब किसी को सजा होती है, उसको सजाए मौत हुई है, वो कल्प्रिट साबित हुआ है, और फिर भी वो रहम की अपील करता है, और रहम की अपील जो है सदर है वो मंजूर कर लेता है, तो मतलब वो तो कल्प्रिट था। इंसाफ तो मुआशरे के साथ नहीं हुआ, क्योंकि किसी दूसरे को सजाए मौत हुआ, इसको क्यों नहीं हुआ। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए ना। तो ये अपील टू इग्नोरेंस भी है, सही है। इसको कहते हैं एड इग्नोरेंटियम। दिस इज आल्सो ए ग्रीक टर्म। तो ये भी पॉलिसीज हैं। पॉलिसीज असल में वो चीज होती है, वो इल्यूजन होती है, ये बात याद रखें, जो किसी आर्गुमेंट को मिसलीड करते हैं और उसका कंक्लूजन जो है वो पाल जाती है। और क्यों आती है? ड्यू टू अगेंस्ट द पर्सन भी हो सकती है, अपील टू इग्नोरेंस भी हो सकती है, मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल पेश की है। जिस तरह ये बात याद रखे, अगेंस्ट द पर्सन, अगर किसी के साथ किसी की जातियात हो तो उसके खिलाफ जो है ना फैसला हो सकता है। दिस इज आल्सो ए पॉलिसी एंड इल्यूजन। अगर ऐसी किसी को अपील टू इग्नोरेंस भी हो सकती है, जिस तरह मैंने रहम की अपील के बारे में आपको बात की, सही है। हालांकि वो कल्प्रिट साबित हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी सदर उसकी सजा माफ कर सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। लेकिन ये कानून जो है ना सबके लिए तो नहीं है ना, किसी एक इंडिविजुअल के लिए अगर ये हो, सो दिस इज कॉल्ड अपील टू इग्नोर। तो इसी वजह से ये भी पॉलिसीज में आती है। इसके अलावा अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज इनफॉर्मल पॉलिसीज। इसके मल्टीपल टाइप्स हम पढ़ेंगे, लेकिन इनफॉर्मल पॉलिसीज क्या है? इनफॉर्मल पॉलिसी हमारे साथ वो आर्गुमेंट होते हैं जो कि साइकोलॉजिकली और इमोशनली जो है ना वो क्या हो, परवेसिव हो, असर रखते हो, लेकिन लॉजिकली वो इनकरेक्ट हो। लॉजिकली क्या हो? इनकरेक्ट हो। तो ये बात याद रखिए, कोई आर्गुमेंट जो है ना वो इमोशनली या साइकोलॉजिकली वो सही लगेगा आपको, लेकिन लॉजिकली वो करेक्ट नहीं होगा। इस किस्म की पॉलिसीज को क्या कहते हैं? इनफॉर्मल पॉलिसीज। इसकी सिर्फ 3 ब्रॉड कैटेगरीज है इनफॉर्मल पॉलिसीज की, और वो हमारे साथ है पॉलिसीज ऑफ रेलेवेंस, पॉलिसीज ऑफ वीक इंडक्शन एंड पॉलिसीज ऑफ प्रिजम्पशन, एम्बिग्विटी एंड ग्रामेटिकल एनालॉजी। इंशाल्लाह ये हम बाद में डिस्कस करेंगे व्हाट इज दैट। इस पे एक कंप्लीट एक्सप्लेनेटरी लेक्चर होगा। सो इधर तक बस काफी है।